हेलो गाइज, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं, भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि ना हारना है तुझको, हरा कर दिखाना है। चाहे जितना भी हो मुश्किल, मंजिल पाकर दिखाना है। पर्वत आए या फिर आए कोई तूफान, टस से मस न होना है। हार को अपनी ताकत से जीत कर दिखाना है। तो मेरे भाई, आज के क्लास में जो डिस्कस करने वाला हूँ उनमें से क्वेश्चन बैंक का ये साइंस चैप्टर पर, ठीक है। वो भी 2011 का जो कि प्रथम वाले फर्स्ट सीटिंग में जो पूछा उस पर चर्चा होगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बहस होगा मेरे भाई। अच्छा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहले 2011 की बात किया जाए तो कुछ 2 मार्क्स का पूछा जाता था, 2 नंबर का पूछा जाता है, कुछ 3 नंबर्स का प्रश्न पूछा जाता था, कुछ 5 नंबर्स का प्रश्न पूछा जाता था और कुछ 1 नंबर। तो 1 नंबर का जो पूछा जाता था इसका क्लास हमने पहले खत्म कर लिया है ना। तो आज के क्लास में सीखेंगे लघु उत्तरीय। जो 2 मार्क्स का पूछा जाएगा मेरे भाई वो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। तो अगर लघु उत्तरीय प्रश्न में रखा हूँ, बाकी बात 3 नंबर प्रश्न जो पूछा जाता है वो भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ से 3 नंबर स्टार्ट हुआ। बाकी बात जो 5 नंबर है वो तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ही है और अभी भी पूछ रहा है, ठीक है। और जो 3 नंबर वाला प्रश्न है वो 2 नंबर में भी पूछ सकता है, अभी वर्तमान की बात करें, और वो 5 नंबर में भी पूछ सकता है। तो जो बड़ा जिस क्वेश्चन का आंसर बड़ा होगा तो समझिएगा ये जो है कि 5 नंबर वाला प्रश्न में पूछेगा और जो छोटा जिसका आंसर होगा वो 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। हाँ, क्लास स्टार्ट करने से एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो कि ये जो सीरीज स्टार्ट का साइंस का ऑब्जेक्टिव है ना, तो साइंस और मैथ क्या मेरे भाई, साइंस का ऑब्जेक्टिव और मैथ का ऑब्जेक्टिव मैंने पहले ख़त्म कर दिया हूँ। आप इसे देखना चाहते हैं मेरे भाई तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए। कई स्टूडेंट को पता नहीं रहता कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे है। तो मेरे भाई जहाँ पे कि मैंने जो कि टाइटल में डालता हूँ, टाइटल कहाँ पे रहता है, जो आपको मोटा मोटा अक्षर में ये लिखा हुआ रहेगा। जैसे कभी 2011 वाला क्वेश्चन दिया ना, साइंस विज्ञान का 2011, तो यही चीज़ जो है ना मेरे भाई आपको मोटा मोटा अक्षर में मिलेगा। तो वहाँ पे एक बार टच कीजिएगा। क्या कीजिएगा? टच, यानी हाथ से छूइएगा, है ना, उंगली से। तो वहाँ जैसे छूइएगा तो आपका जो कि फाइल कुछ खुलेगा वहाँ पे, ठीक है। नीचे में आइएगा, लिखा होगा मोर। क्या लिखा होगा? मोर। उसको टच कर दीजिएगा, आपका टोटल जो कि वही टोटल आ जाएगा। यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसे आप लिखा हुआ टच कीजिएगा मेरे भाई, जैसे हम लिख करके भेज देंगे साइंस विज्ञान 2011 फर्स्ट सीटिंग इस प्रकार से लिखूंगा, आप इसी को टच कीजिएगा ना, किसी को भी टच कर लीजिएगा तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर रहेगा लिखा हुआ, तो वहाँ टच कीजिएगा और जितना भी लिंक होगा सब लिंक खुल जाएगा। क्लियर है? तो मेरे भाई यहाँ पे हमने जो तैयार किया हूँ, जितना भी प्रश्न मैं यहाँ पे दिया हूँ मेरे भाई और आगे दूंगा जो भी, वो सरल से सरल लैंग्वेज में मेरे भाई हमने प्रयास किया हूँ कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल रूप से जो कि क्लियर हो जाए, कोई कहीं पे नोचों की ज़रूरत ना हो। इसलिए मैंने सरल लैंग्वेज में जो कि बनाने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया, कहता प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर जो कि समझाइए। उदाहरण भी दीजिए और उसको समझा दीजिए। हाँ मेरे भाई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझने के लिए उदाहरण आपको चाहिए ही चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए हमने क्या लिखा उत्तर में कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का प्रतिस्थापन दूसरे तत्व से होता है। हाँ मेरे भाई, यहाँ पे समझिए, ये दूसरे तत्व से होता है, दूसरे तत्व द्वारा होता है, उसे ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सबसे पहली बात क्या, यौगिक क्या हुआ? 2 या 2 से अधिक पदार्थ का मिलना, ठीक है, यौगिक है। अच्छा, अब हमने लिखा, क्या लिखा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें किसी यौगिक में उपस्थित, कोई यौगिक में कोई चीज़ यौगिक है, जैसे एग्जांपल समझिए, ये Zn+2HCl ये यौगिक में उपस्थित है, ठीक है, किसी तत्व। अब इसी में से इसी में से इन्हीं दोनों में से दिखे, क्या हमने बोला, किसी तत्व, ये सब तत्व है, किसी तत्व का प्रतिस्थापन दूसरे तत्व द्वारा होता है। यानी ये दोनों तत्व जो ऐसा करेगा कि दूसरा तत्व में जाकर के मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जैसे देखिए Zn है +2HCl है, ये पार में देखिए क्या हुआ ना मेरे भाई कि Zn जो है ना HCl से अभिक्रिया HCl में आ गया। यानी Zn ये HCl जो है, ये HCl, ये Zn और HCl ये एक तत्व दूसरे तत्व से जो है कि अभिक्रिया कर लिया है ना, क्या कर लिया, प्रतिस्थापन कर लिया। देखिए Zn + Cl2 देखिए यहाँ पर आ गया। अच्छा ये Cl2 क्या है ना, Cl2 है या बैलेंस में, ये जो 2 है
ये हम जब संतुलित अभिक्रिया पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको समझाएंगे। ये सब बैलेंस में, जितना हाई साइड में है उतना ये साइड में ही है, बैलेंस में, ठीक है। तो ZN क्या हो गया, उठ करके है पर आ गया, और किसके साथ मिल गया, Cl के साथ मिल गया। ये Cl जो है 2 होती है, Cl2 प्लस बेचारा बच गया क्या, H2 बच गया। ये H भी 2 गो है, ये जो 2 है ये मल्टीपल के रूप में, ठीक है, तो H2 बच गया। तो ये देखिए आपका जो है इसी को हम कहेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब कोई तत्व जो है कि दूसरे तत्व के साथ क्या ना प्रतिस्थापन कर लेता है, दूसरे तत्व के क्या कर जाता है, प्रतिस्थापन, ये दूसरे तत्व के साथ मिल गया, उसे ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये जो बना नहीं यहाँ पे इस प्रकार से, इसको एग्जांपल दिया, ये आकर के इधर जाकर के मिल गया, एक तत्व उठ के दूसरा तत्व में चल गया, तो यही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुआ। तो प्रतिस्थापन नीचे में भी वही बना दिए गए है ना। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का आपका एक फॉर्मूला से क्या कहता है, ध्यान में रखना कि A प्लस BC बराबर A प्लस BC बराबर AC प्लस B, ध्यान में रखना। तो A प्लस BC, देखिए ये A है ZN और BC आपका क्या HCl है, ठीक है, HCl BC है, H एक हाइड्रोजन है, Cl क्लोरीन है, ZN जिंक है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे हमने बोला A प्लस BC दिखेगा एक साइड में, हाउ साइड में हो जाएगा AC प्लस B। तो देखिए A आपका ZN है और C आपका क्या है मेरे भाई, Cl है, तो C हो गया ZN यानी AC प्लस B आपका क्या H है, तो H2 हो गया, ठीक है। तो ध्यान में रखना। अब तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के जब भी ऑब्जेक्टिव में भी पूछे तो आपको ऐसे याद रखना, अच्छा A प्लस BC बराबर क्या हो जाएगा, AC प्लस B हो जाएगा। ये फॉर्मूला समझिए, जो समझिए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो A को पूछा है, उदाहरण देकर समझिए, तो आप एक ही कुछ बोला नहीं कि कितना दीजिए, तो आप एक ही को भी दीजिएगा तो आपका करेक्ट होगा, ध्यान में रखना मेरे भाई। तो एक ही को लर्न कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है समझिए, कहता ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन और सूर्य की तुलना कीजिए और अंतर लिखिए। तो मेरे भाई तुलना भी कीजिए और अंतर भी लिखिए। ये आपका 2 मार्क्स का है, तो आपको क्या करना है, 3 पॉइंट लिखना, बस 3 को लिखना, लेकिन यहाँ पे 3 से अधिक दिया हूँ, ठीक है, क्या दिया, 3 से अधिक दिया हूँ, बस आपको 3 को लर्न कर लीजिए, आपका जो है कि मंजिल मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे लिखा कि जीवाश्म ईंधन और सूर्य की तुलना, मेरे भाई इसका हमने ट्रिक भी दिया हूँ, क्या दिया हूँ, ट्रिक भी दिया, ध्यान में रखना, ट्रिक दिया। अब देखते होता है ना, कई स्टूडेंट याद लर्न होता है भूल जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बना दिया हूँ, तो समझने का प्रयास कीजिए। जीवाश्म ईंधन और सूर्य का ऊर्जा समझिए, या देखिए जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म का मतलब जो जीवों के द्वारा प्राप्त होता है ना, तो लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष कोई जीव पृथ्वी के अंदर धंस गया, उससे जो प्राप्त हो रहा है कोयला खनिज है ना, तेल वेल, वो सब जीवाश्म ईंधन आएगा। सूर्य ऊर्जा तब जान ही रहे हैं, सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा होगा उससे जो प्राप्त होगा, तो उन्हीं तो न मानता। हमने लिखा यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। जीवाश्म ईंधन का अनवीकरणीय स्रोत है, जो अनवीकरणीय स्रोत है वो जीवों द्वारा प्राप्त होगा, और ये मेरे भाई नवीकरणीय स्रोत है। क्या है, नवीकरणीय स्रोत है। तो यह क्या है, नवीकरणीय स्रोत, यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। दूसरा पॉइंट, यह सीमित है। मेरे भाई ये जो जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल देख रहे हैं, कोयला देख रहे हैं, ये सब आपका क्या है ना, कोयला देख रहे हैं, ये सब आपका जो है ना सीमित है, ये खत्म भी हो सकते हैं, ध्यान में रखना। और असीमित है कौन, सूर्य का ऊर्जा जो कि असीमित है, ये खत्म नहीं होगा, बहुत मात्रा में जो कि सूर्य ऊर्जा है जो कि ये खत्म होगा ही नहीं, लेकिन हाँ ये जीवों द्वारा जो प्राप्त हुआ वो सीमित है, ध्यान में रखना। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा मैंने, 3 पॉइंट, क्या भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही बात, जो सीमित है वो भविष्य में क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और यह भविष्य में समाप्त नहीं होने वाली स्रोत है। और सूर्य का ऊर्जा जो कि भविष्य में समाप्त नहीं होगा। आप जान रहे हैं सूर्य क्या है ना, एक ही सूर्य है, पूरा दुनिया को जो क्या कर देता है, रोशन कर देता है, ये खत्म नहीं होगा। लेकिन कोयला हर जगह थोड़े ना निकलता है मेरे भाई, कहीं कहीं पे कोयला निकल गया है ना, कोयला निकला, पेट्रोल निकला, केरोसिन तेल निकला, तो ये सब क्या है ना, ये सब खत्म हो सकता है, सीमित है, क्लियर है। अच्छा आगे पॉइंट देखिए, अब तीसरा पॉइंट आपका होती है 3 को ही हो गया। आप यहाँ तक भी बोल दीजिएगा, आपका 2 मार्क्स मिल गया। लेकिन मैंने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा दिया ताकि इन दोनों में से आपको कोई भारी पॉइंट लगे तो आप दूसरा अपना लीजिए। लेकिन हमने यहाँ पे जितना भी अप्लाई किया मेरे पास सब पॉइंट आपको जो कि लर्न होगा। हाँ गलती से 5 नंबर का पूछ देगा, सब पॉइंट का आवश्यकता हो जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए हमने लिखा चौथा में क्या कि इसमें प्रदूषण फैलता है, बिल्कुल फैलता है। अब कोयला जला लीजिए या पेट्रोल जलाइए तो क्या होगा, प्रदूषण देगा, धुआं देगा, लेकिन इसमें प्रदूषण नहीं फैलता। अब सूर्य का रोशनी में क्या धुआं आएगा मेरे भाई, तो ये प्रदूषण नहीं फैलेगा, जाहिर सी बात है। तो इसमें प्रदूषण फैलेगा तो जो जीवों द्वारा प्राप्त होता है, जिसमें प्रदूषण फैल रहा है समझिए वो जीवों द्वारा प्राप्त हुआ, जिसमें प्रदूषण नहीं फैल रहा है समझिए वो जीवों द्वारा प्राप्त नहीं हो रहा नहीं है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है ये सब चीज़।
अच्छा, यहाँ ई पॉइंट देखिए, हमने लिखा है किसी भी समय इसका उपयोग कर सकते। बिल्कुल मेरे भाई, ये जो जीवों द्वारा प्राप्त होता है, जैसे कोयला लीजिए, है ना, इसको दिनों में जला लेंगे, नाइट में भी जला के खाना बना लेंगे। लेकिन ये जो सूर्य से जो प्राप्त होता है ऊर्जा, ये दिन में ही उसका उपयोग कर सकते हैं, दिन में भी, वो भी क्या, बादलों वाला दिन में, ये सॉरी बादल नहीं रहने पर ही करेंगे। ठीक है, तो बादल नहीं है, दिन है, तो उसमें सूर्य ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, और जब बादल गया तो सौर ऊर्जा भी गया। ठीक है, तो इसका प्रयोग, तो ये 5 पॉइंट है। अब देखिए मेरे भाई, थोड़ा सा हमने ट्रिक लिखा हूँ, क्या लिखा, ट्रिक लिखा हूँ। ठीक है, ट्रिक में देखिए यहाँ देखिए, थोड़ा सा आपको नीचे में दिखता होगा ट्रिक, असंभव प्रश्न, यही ट्रिक है मेरे भाई। क्या ट्रिक है, समझिए, असंभव प्रश्न। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, असंभव प्रश्न, है ना, तो ऐसे देखिए होता है अनवीकरणीय स्रोत। ठीक है, ऐसे क्या होता है, अनवीकरणीय स्रोत, ध्यान में रखना। तो यह नवीकरणीय है तो उधर नवीकरणीय, उधर तो ऑटोमेटिक हो जाए। असंभव, स हुआ ना, सस होता है सीमित, क्या यह सीमित है, यह सीमित है और यह असीमित है। पक्का ये पॉइंट याद होगा, असंभव। अच्छा, म जो है ना मेरे भाई, म वर्ड साइलेंट है। ठीक है, असंभव बचा भ से यह भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, या भविष्य में समाप्त नहीं हो जाएगा। असंभव ने प्र से क्या था, प्रदूषण फैलता है, असंभव प्रश्न है भाई, नहीं बनेगा। ये तो कमांड ट्रिक दिया, लेकिन आपसे तो बनेगा ना, हल होगा, है ना। तो प्र से क्या आ जाएगा, प्रदूषण, इसमें प्रदूषण फैलता है, इसमें प्रदूषण नहीं फैलता। प्रश्न, अब बचा स, अब बचा क्या, स, ये वाला स को वो वाला स से रिलेट किए, ये वाला स है ना, तो सच का किसी भी समय इसका उपयोग कर सकते हैं, किसी भी समय, लेकिन इसका उपयोग किसी भी समय नहीं। अब जो बचा न, ये साइलेंट है, यानी म साइलेंट है और न साइलेंट है, तो हो गया कहानी खत्म। तो बस आपको क्या रखना, असंभव प्रश्न है भाई, जीवाश्म ईंधन और सूर्य का ऊर्जा में तुलना करना असंभव है, असंभव प्रश्न है, ये ट्रिक है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रिक जो है कि पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो मेरे भाई अभी तुरंत जाकर के इस चैनल को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई, और कमेंट कर दीजिए अभी तुरंत कि सर जी ट्रिक मुझे बहुत पसंद आया, है ना। चलिए अब अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या देगा, कहता ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न मार्ग क्या है। कहता रास्ता, मार्ग मतलब रास्ता। ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होगा तो विभिन्न जीवों में होता है ना, तो ऊर्जा प्राप्त जब करेगा कोई भी जीव हो जाए, उसके लिए कौन सा रास्ता ठीक रहेगा। तो हमने लिखा कि श्वसन एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ये एक प्रकार का जटिल है, कठिनाई है ना, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो सांस लेने में तकलीफ होने लगेगा, है ना। तो इसीलिए हमने लिखा श्वसन एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक मतलब केमिकल, है ना। तो मेरे पास जटिल है, ध्यान में रखना। इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को O2 भी बोलते हैं, ठीक है। आप ऑक्सीजन या O2 जो भी दोनों में से एक यूज कर लीजिए, दोनों यूज कर लीजिएगा तो अच्छी बात है, नहीं भी करने कोई दिक्कत नहीं है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोलते हैं का आदान प्रदान होता है। जी मेरे भाई, ये जो सांस है ना, ये सांस ये ग्लूकोज पर ही आ रहे हैं, ध्यान में रखना है। तो ये ऊर्जा मतलब एनर्जी ना मिलता है ना, एनर्जी ना मिलता है, तो इसी पे तो हमने यहाँ पे आ रहा, ध्यान में रखिए। तो श्वसन एक जटिल रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों मेरे भाई, ये जटिल है, सांस लेना छोड़ना कितना जटिल है मेरे भाई। थोड़ा सा सांस वाला नली में प्रॉब्लम आ जाए, कुछ फेफड़ा में प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत सारा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, ध्यान में रखना। कुछ मिनट सांस रुक जाए तो वह मृत्यु लोग पहुँच सकते हैं इंसान, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान छोड़ता है और लाता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य छोड़ा, ऑक्सीजन ग्रहण किया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, ऑक्सीजन ग्रहण किया, इसी का आदान प्रदान होता है। तथा ऊर्जा मुक्त करने के लिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा, प्रदान होता है, तथा ऊर्जा मुक्त करने के लिए खाद्य का ऑक्सीकरण होता है। ये जो ऊर्जा मुक्त करता है, ऊर्जा जो खाना पीना खाएं, भोजन खाएं, अब उनमें से एनर्जी बना, ग्लूकोज बना, अब उसका ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीकरण किसके द्वारा होगा, सांस के द्वारा होगा। सांस अप डाउन करेगा, जाएगा आएगा। तो यही तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ऊर्जा मुक्त करने के लिए खाद्य मतलब भोजन का ही ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, जा रहे हैं, या सोए हुए हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी कार्य हो रहा है तो सांस तो लेने छोड़ने के कार्य होगा, तो उसमें तो ऊर्जा तो लगेगा ही ना। अब दौड़ रहे हैं तो उसमें ढेर ऊर्जा की जरूरत होगा, कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें ढेर ऊर्जा की जरूरत है, सो रहे हैं तो कम ऊर्जा की जरूरत है, बैठ रहे हैं तो कम ऊर्जा की जरूरत है, लेकिन ऊर्जा तो निकल रहा है ना, किसके द्वारा, सांस अप डाउन करने पर।
जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे जैसे कि थोड़ा समझिए, तो हमने लिखा C6H12O6 है ना, C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र हुआ, प्लस 6O2, ठीक है, यानी ऑक्सीजन, 6 गो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जब एरो दिए तो यहाँ पे बना 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और जब भी ग्लूकोज का निर्माण होता है ना, ग्लूकोज है ऑक्सीजन है, शरीर में ग्लूकोज आया ऑक्सीजन आया, कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ऑक्सीजन, जल, ऊर्जा ये सब जो है कि मुक्त होगा। ये जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन एक प्रकार का गैस है, जल है, एक प्रकार का गैस में आ गया, उड़ गया भाप बन के, ऊर्जा है तो ये भी गया। तो जब यहाँ पे मेरे भाई हमने लिखा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन भी है शरीर में। अब जो बाहर जो छोड़ेगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, कुछ जल जाएगा, कुछ एनर्जी जाएगा, ये सब का त्याग कर देगा। तो यही तो हुआ ऑक्सीकरण। खाना पीना खाएं तो ग्लूकोज बनाएं, ऑक्सीजन रहा, ये सब मुक्त हो गया। ठीक है, बोलिए किसी को डाउट है, कोई कन्फ्यूज? बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए मेरे भाई। दबा करके लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना, यदि आपको समझ में आ रहे हैं तो। ठीक है, नहीं आ रहे तो मेरे भाई आप अभी ही इस चैनल से बाहर आ जाइए, निकल जाइए, क्योंकि देखिए टाइम वेस्ट मत कीजिए, है ना, टाइम आपके लिए मोल बहुत है, आपका मोल बहुत है। टाइम का महत्व को पहचानिए, 1 सेकेंड लेट करने के बाद इंसान का मृत्यु हो जाता है। दिए 4 नंबर प्रश्न, कहता है जैविक आवर्धन क्या है? क्या परितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न होता है? क्यों? अगर होता है तो क्यों? तो मेरे भाई देखिए, हमने यहाँ पे लिखा कि पोषी स्तर, पोषी का मतलब जो हम लोग जो खाना खाए वो पोषी स्तर हुआ ना, तो पोषी स्तर पर हानिकारक पदार्थों का बढ़ाने की प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। जब मेरे भाई कोई खाना खाते हैं उसमें हानिकारक पदार्थ बढ़ रहा है, कोई खाना हम कोई चीज़ खा रहे हैं, अब ऐसा चीज़ खा रहे हैं जिसमें हानिकारक पदार्थ ढेर है, तो वो जैव आवर्धन उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? बढ़ाने की प्रक्रिया को ही जैव आवर्धन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, उदाहरण जैसे हमने लिया, एक जल है, अब जल में देखिए मिट्टी से छोटा छोटा कण, कीटाणु, है ना, ये सब आपका मिट्टी से जो है कि पादप मतलब थोड़ा बहुत ही दिखेगा, पादप मतलब पौधे, ये शैवाल सब भी जल में मिलेगा। तो ये सब जल में है, तो जल को भी थोड़ा सा जो कि हानिकारक पहुंचा दिया, जल को गंदा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? गंदा कर दिया गया। अब ये जल में आपका क्या है, हालांकि यहाँ पे लिख दिए है पादप प्लवक, है ना, पादप प्लवक यानी कि वही है, जल में शैवाल सब है, छोटा छोटा कीट पकौड़ा ये सब है ना। तो पहले जल है, जल में आ गया ये चीज़, तो हानि जल के पहले भी देखा जाए तो मिट्टी उट्टी छोटा छोटा कण है, ये आकर के जल को दूषित कर दिया, तो इसमें थोड़ा सा हानिकारक पदार्थ दिया, समझिए। और उसमें भी आपका आ गया और पादप प्लवक, है ना, प्लवक, तो ये भी शैवाल सब है ना, शैवाल सब जानते हैं ना, जो नाला सबको ग्रीन जो लग जाता है मेरे पास, वही सब शैवाल सब है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो पानी में भी ऐसा देखने के लिए मिलेगा। तो ये हो गया, ये और प्रदूषण कर दिया जल को। अब छोटा मछली है जल में, अब मेरे भाई छोटा मछली है, तो छोटा मछली क्या करेगा? ये इसको खाएगा, है ना, क्या खाएगा? इसको। अब जल में से ये चीज़ का निर्माण हुआ पादप प्लवक का, तो इसमें थोड़ा सा जो हानिकारक पदार्थ हुआ, अब छोटी मछली ने इसको खा लिया, हानिकारक पदार्थ को इसको खा लिया। अब क्या है ना, छोटी मछली को भी खा लिया बड़ी मछली ने। अब इसका जो हानिकारक पदार्थ आया, पहले तो जल में थोड़ा सा हानिकारक पदार्थ था, हानिकारक था, अब ये पादप प्लवक ने इसको ग्रहण किया, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो गया हानिकारक, है ना, हानिकारक पदार्थ ज़्यादा हो गया। अब इसको खा लिया छोटी मछली, तो इसमें भी ज़्यादा हानिकारक पदार्थ हो गया। अब इस छोटी मछली को खा लिया बड़ी मछली, इसमें और ज़्यादा हानिकारक पदार्थ हुआ। अब बड़ी मछली खा लिया मनुष्य, नहीं तो मनुष्य खा गया, तो मनुष्य के अंदर और हानिकारक पदार्थ आ गया। तो यही तो है जैव आवर्धन। क्या है? जैव आवर्धन है। जब पोषी स्तर पर हानिकारक पदार्थों का बढ़ाना, तो बढ़िए गया ना, तो बढ़ाने की प्रक्रिया ही जैव आवर्धन कहलाता है। हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमने ये भी लिखा, क्या बोला? क्यों? हमने लिखा था, हम कह सकते हैं, अब कह सकते हैं कि पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होता है। प्रभाव क्या था? अलग अलग। पहले थोड़ा सा हानिकारक पदार्थ कुछ %, फिर उससे ज़्यादा %,
फिर उससे ज़्यादा परसेंट, फिर और ज़्यादा परसेंट। ठीक है, चलिए ये आपको बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि जैविक आवर्धन क्या है ना। परितंत्र के विभिन्न स्तरों, तो यही परितंत्र का विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होता है। क्यों होता है, तो हमने बता दिया कि थोड़ा परसेंट करके बड़ा परसेंट। अब देखिए मेरे भाई, चित्र आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 11 में तो पूछा ही है, 21 में भी फर्स्ट सीटिंग पूछ दिया गया और सेकंड सीटिंग में भी पूछ दिया गया। तो ध्यान में रखना। तो क्या फिगर में क्या कहता है, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। तो मेरे भाई विद्युत बल्ब है, ये देखिए कितना सिंपल सा, इस प्रकार से जो कि कीजिए, इस प्रकार से कीजिए और ऐसे देखिए कितना सिंपल वाला हम जो कि थोड़ा सा ये बल्ब को भी लाया, इस प्रकार से जो कि आप बल्ब बना लीजिए फटाफट जो है कि ये बल्ब। तो मेरे भाई ये बल्ब आप बना लीजिएगा अच्छी प्रकार से, ठीक है, ध्यान दीजिए ना, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ हमने लिख दिया कि फिलामेंट, टंगस्टन, ये जो आपका ऐसे है, इसको कहते हैं फिलामेंट कहते हैं, टंगस्टन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा, ध्यान में रखना। ये आपका नाइट्रोजन गैस है, ये जो यहाँ पे आपका दिख रहा है, ये सब नाइट्रोजन गैस भरा रहता है ताकि ये फूटे नहीं, बढ़ जाए। ठीक है, और धातु का पिन है, ये सब जो ये जो दिख रहा है ये पिन दिख रहा है, और है ना, और कांच की बल्ब है, ये टोटल जो दिख रहा है ये कांच का, ये सारा चीज़ हमने लिख दिया। ठीक है, ये सब आप जो कि फिगर बना लीजिएगा मेरे भाई। अब देखिए 6 नंबर में भी आपसे जो फिगर पूछ देगा, तो चित्र भी आप बनाइए, आपके अंदर कलाकारी भी रहना चाहिए। विद्यार्थी है ना मेरे भाई, तो कलाकारी तो रहना चाहिए ना कुछ का, तो कलाकारी भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या पूछा, बोला कांच की आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के 2 किरणों के नामांकित चित्र लिखे, यानी 2 किरण गुजारना एक कांच में। ठीक है, आयताकार सिल्ली, तो ये आयताकार सिल्ली है, ये आपका क्या है, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे प्रकार से दिखे। ये आयताकार क्या है मेरे भाई, एक सिल्ली है, ये आयत के आकार का है ना, कांच का आयताकार एक सिल्ली है। अपवर्तन के 2 किरण गुजारना है, तो ये साइड में होगा सूर्य देवता, यहाँ से किरण गुजार दिए इस प्रकार से, फिर जैसे ये आयताकार में जाएगा तो ये थोड़ा सा जो कि झुक जाएगा, फिर ये जैसे बाहर निकलेगा फिर वही हो जाएगा, इसका जो रफ्तार है आप लोग खुद समझिए। मान लेते हैं आप जंगल में हैं, है ना, और जंगल में हैं और हम आपको जंगल में दौड़ा देंगे तो गाछ मिलेगा, वृक्ष मिलेगा, है ना, वृक्ष मिलेगा, तो आपका जो है कि ना जो टेढ़ा मेढ़ा जाने लगेगा, यानी कि जितना स्पीड होगा वो स्पीड कम जाएगा। तो यहाँ भी वही है, ये बाहर अब रोड है, सड़क है, सड़क में तो आपका स्पीड रहेगा ही, सड़क में है तो कोई यात्रा खतरा नहीं, सीधे जाइएगा। ठीक है, और जंगल में दौड़ा देंगे तो जिधर मन तिधर जाने लगेगा, तो स्पीड कम हो जाएगा। तो जैसे यहाँ सूर्य का प्रकाश एकदम सीधा गया और जैसे कांच में प्रवेश किया, इसका जो कि ताकत जो कि कम गया, फिर बाहर निकला, फिर से इसका ताकत स्पीड हो गया। तो ये सारा चीज़ बना रही, उसी प्रकार से यहाँ भी इसी प्रकार से हमने किया। ठीक है, तो ये भी बना लीजिएगा, और किसको क्या बोलता है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ कि जो आया है इसको आपतित किरण कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और यहाँ पे जो एक लकीर इस प्रकार से इसको अभिलंब कहते हैं, ये जो लकीर अंदर में बना है इसको अपवर्तित किरण कहते हैं, है ना। बाकी बात ये बाहर जैसे है फिर इसको निर्गत किरण कहते हैं, है ना। तो यहाँ भी वही चीज़ है, सब चीज़ वही है ना। बाकी बात ये कांच का सिल्ली है, ये बना लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गया। तो यहीं तक मेरे भाई आपका जो कि 2 मार्क्स का पूछा गया था। अब जब इसके आगे पढ़ेंगे मेरे भाई 3 मार्क्स का पूछा, तो 3 मार्क्स में कुछ आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न मिले जाएगा, है ना, कुछ आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न मिले जाएगा, कुछ आपका जो कि लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कुछ छोटा आंसर होगा, किसी का जवाब छोटा होगा, किसी का जवाब बड़ा होगा। जो बड़ा है वो 5 मार्क्स का, जो छोटा है वो अब 2 मार्क्स का पूछा, कब, अब प्रेजेंट में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब जो बचा मेरे भाई, जो भी क्वेश्चन बचा उन सभी क्वेश्चन पर जो है कि नेक्स्ट दिन जो है कि मेरे भाई डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जितना भी प्रश्न हमने बताया आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा, कोई कंफ्यूज नहीं हुआ होगा, है ना। तो मेरे भाई यदि पसंद आया है तो दिल से मेरे भाई एक लाइक अवश्य ही कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, कितना पावरफुल रहा। ठीक है, हाँ, आप मेरे भाई अपने ग्रुप में, दोस्त साथी में इसे शेयर कर दें, ताकि आपके थ्रू अपना दोस्त साथी को भी जो कि हेल्प मिल जाए। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।